देखो अब हम डालेंगे सेकंड गियर। अभी तक आप बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे थे। फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब बारे में आज हम लोग शुरुआत करेंगे कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस वीक में अभी वीडियोस भी दूंगा एक्स्ट्रा, जैसे कि पहले दिन बताया था, लेकिन अब पढ़ाई का लेवल थोड़ा सा अप करूंगा। मेरे बेटा, जिस तरह से एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास, जिस तरह से एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास, एवरी चार्ज इन द यूनिवर्स ऑफर्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। सिमिलर चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन फोर्स लगेगा जरूर। तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसको स्टडी किया था कूलम ने। कूलम कौन थे? पिछले जन्म में मैं था। कूलम्स लॉ। तो कूलम ने ये कहा कि दो चार्ज रिसर्च करने के बाद, whenever two charges are placed at some separation, they exert a force on each other. This force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of separation. Force is directly proportional to the product of charges, inversely proportional to the square of separation. बिल्कुल कुछ कुछ आपको ग्रेविटेशनल लॉ जैसा लग रहा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। इन दोनों को कंबाइन करें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एक साथ किया। अब यहाँ के बाद एक लफड़ा आ गया और कूलम साहब गए अटक। उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ढूंढने की कोशिश की। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वालिटी का साइन लगाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर ध्यान देना ये बात, उन्हें वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा था। ये कांस्टेंट जो है दरअसल कांस्टेंट था ही नहीं, हर मीडियम में अलग अलग वैल्यू थी। जैसे मान लो चार्जेस को एयर में रखो तो कांस्टेंट आ रहा है 9 × 10⁹। चार्जेस को माइका में रखो तो कुछ और कांस्टेंट आ रहा है। चार्जेस को मरकरी में डुबा दो कुछ और कांस्टेंट आ रहा है। अब उन्होंने कहा इसे क्या कहूं, जैसे ग्रेविटेशन में होता था G(F1F2)R², वहां पर G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बेटा उसे यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे यूनिवर्स की वैल्यू एक ही रहती है। मासेस को आप पानी में ले जाओ, मासेस को वैक्यूम में ले जाओ, मासेस को एयर में ले जाओ, एक ही कांस्टेंट है, तो वो यूनिवर्सल है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं था, कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट था। किसी मीडियम में वही चार्ज रखने पर अलग कम फोर्स था, जिनमें वही दोनों चार्ज उतनी ही डिस्टेंस पर एयर में रखूं तो अलग फोर्स, वही चार्ज उतनी डिस्टेंस पर यदि पानी में डुबा दो तो अलग फोर्स, वही चार्ज उतनी ही डिस्टेंस पर माइका लकड़ी में दबा दो तो अलग फोर्स। तो फिर ऐसे में उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक नई क्वांटिटी को जन्म दिया जिसे कहते हैं परमिटिविटी। He said, परमिटिविटी होता कुछ नहीं, परमिटिविटी एक उनका सोचा हुआ, उनकी एक कल्पना है, उनका एक इमेजिनेशन है। He said कि हर मीडियम में एक परमिटिविटी होती है। बड़े गौर से सुनना बेटा, तुम्हें मन में तेज दौड़ने का मुझे शौक नहीं है। जब तक समझ में ना आए तब तक आप बार बार सुनते रहो, समझते रहो, समझते रहो, समझते रहो। तो मेरे बेटा उन्होंने एक नए कांस्टेंट को, नई क्वांटिटी को जन्म दिया जिसे कहा जाता है परमिटिविटी। He said हर मीडियम में परमिटिविटी अलग अलग है।
जिस मीडियम में चार्जेस को रखने पर कम फोर्स लगे उसे वो कहा करते थे हाई परमिटिविटी। वो कहा करते थे। यदि उन्होंने कह दिया कि लकड़ी की परमिटिविटी हाई है, इसका और कुछ मतलब नहीं, सिर्फ ये मतलब है चार्जेस को लकड़ी में दबा दो फोर्स कम लगेगा। यदि मैंने कहा, बोलो बेटा, मेरा एक बात बताओ, मेरे पे एक आयरन है, एक मैग्नेट है, दोनों को मैंने यहाँ पकड़ लिया और उनमें कुछ फोर्स लग रहा है। यदि दोनों के बीच में लकड़ी रख दूं तो क्या फोर्स उतना ही रहता है या कम हो जाता है? यानी मीडियम फोर्सेस को इफेक्ट करता है। तो जो मीडियम फोर्सेस को ज्यादा कम करते हैं वो हाई परमिटिविटी, और जो मीडियम फोर्सेस को हाई रहने दे वो लो परमिटिविटी। ही सेड, पता है ये सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट में से है और सबसे बेसिक पॉइंट है। बच्चे परेशान रहते हैं, सिलेबस खत्म हो जाता है, उन्हें ये नहीं पता चलता कि परमिटिविटी क्या है। जिस मीडियम में, मेरी बात को सुन लो ना, जिस मीडियम में चार्जेस को रखने पर ज्यादा फोर्स लगे उसे वो क्या कहा करते थे? और यदि किसी चार्जेस को रखने पर हाई फोर्स लगे, हाई परमिटिविटी। तो ये जो कांस्टेंट है ये परमिटिविटी डिपेंडेंट है। ये कांस्टेंट परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, और परमिटिविटी उनकी सोची हुई है क्वांटिटी थी। उन्होंने इस कांस्टेंट को लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है, जैसे वो होता है ना बेटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई फाई साई थीटा ओ थीटा, ये सब ग्रीक अल्फाबेट है। तो परमिटिविटी का सिंबल है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ग्रीक अल्फाबेट है जो है पेड़ बेटा सी, स्मॉल सी लिखो, कई बच्चे ना ऐसे बना देते हैं एप्सिलॉन। इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट एप्सिलॉन। तो आपको यदि एप्सिलॉन बनाना है तो स्मॉल सी के बीच में कट लगा दीजिए, दिस इज एप्सिलॉन। और इसका साइज स्मॉल सी के साइज का होना चाहिए। कई बच्चे कहते हैं साइज से क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा बना दो। देख बेटा बहुत फर्क पड़ता है। बात में ए बी सी लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ, गलत तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन साइज गड़बड़ होने से खटक गया आंखों में, साइज गड़बड़ होने से खटक गया आंखों में। यही बात मैं सिखाना चाह रहा हूं बेटा। एप्सिलॉन का साइज बड़ा लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्मॉल सी के साइज का होना चाहिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/r²। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन है परमिटिविटी जो हर मीडियम की अलग है। अब क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग है तो हर मीडियम में फोर्स अलग अलग आएंगे। जिसमें एप्सिलॉन की परमिटिविटी हाई होगी उसमें फोर्स, जिसमें एप्सिलॉन ज्यादा होगा फोर्स कम होगी, फोर्स कम होगी। तो जिसमें परमिटिविटी ज्यादा होगी उसमें फोर्स कम आएगा, जिसमें परमिटिविटी कम होगी उसमें फोर्स ज्यादा आएगा। फिर बेटा उनकी महानता देखो, उन्होंने जितने भी उनके पास अवेलेबल मैटेरियल थे सबकी परमिटिविटी मेजर करी। कैसे मेजर करी वो अलग मैटर है, वो तो फिर पीएचडी करनी पड़ जाएगी आप लोगों को। लेकिन उन्होंने मेजर करी और पूरी लिस्ट बना करके दी कि किस मीडियम की क्या परमिटिविटी है। उन्हें पता चला सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम की है, लोएस्ट परमिटिविटी, लीस्ट परमिटिविटी। आप लोग भी सुनते रहे ना। अच्छा मुझे बताओ, आवाज क्वालिटी में, साउंड क्वालिटी में कुछ अंतर हुआ? मोबाइल सही आ रही है। यस सर, सही आ रही है। वैसा ही है। तो परमिटिविटी थोड़ा मैं बोलने के तरीके में अंतर ला रहा हूं। तो परमिटिविटी जो है सबसे कम मिली वैक्यूम की, उसे उन्होंने कहा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। नॉट का मतलब है जीरो, जीरो का मतलब है शून्य, नथिंग, जहां कुछ ना हो की परमिटिविटी, और जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? वैक्यूम। तो इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है 8.85 into
10 की पावर -12, 8.85 into 10 की पावर -12। अब यहां से बेटा एक अगली पॉइंट पर आते हैं। आपको सिर्फ एक परमिटिविटी याद रखनी है, बाकी परमिटिविटी एग्जाम में गिवन होंगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेंसिटी में मालूम है यार, हर मीडियम की अलग अलग होती है, तो क्या आप सारे मीडियम की डेंसिटी याद करके जाते हो? तो एक लर्न कर रखी है। वाटर की डेंसिटी आप लोगों ने याद कर रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मरकरी की डेंसिटी कितनी याद कर रखी है? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मैं कहूं निकिल की बता, कैडमियम की बता, मोलिब्डेनम की बता, तुम कह दोगे सर आप ही बता दो, कॉपर की मैं फिर भाग दूंगा। मतलब कोई नहीं याद कर सकता। तो परमिटिविटी आपको लर्न करनी है सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम की। अच्छा, एयर की परमिटिविटी भी ऑलमोस्ट नहीं है। वैक्यूम और एयर दोनों की परमिटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। मेरी बात को नोटिस किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके सिलेबस में 12th लेवल पर यदि उन्होंने एयर बोला या वैक्यूम बोला, आप दोनों में एप्सिलॉन नॉट और वहां वैल्यू रखोगे 8.85 into 10 की पावर -12। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है एयर या वैक्यूम। अभी तक का एक बार रिवाइज करो पहले। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ charges, force is directly proportional to product of Charges. Charges. Square of distance between them. Square of distance between them. अच्छा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हर मीडियम के लिए कांस्टेंट है या हर मीडियम के लिए अलग अलग है? अलग अलग। कांस्टेंट क्यों कहते हैं मेरे बेटा? इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम। जस्ट लाइक डेंसिटी, आपसे कोई कहे कि बताओ मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल, तो हर रोज एक ही मटेरियल लेके बैठोगे तो हर रोज सेम ही आएगी। मैं कल भी पानी लेके बैठा, आज भी पानी लेके बैठा, परसों भी पानी लेके बैठा, तो हर रोज डेंसिटी एक ही मिलेगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन मीडियम बदल दूंगा तो डेंसिटी बदल जाएगी। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम। क्या बोलते हैं बेटा? Constant for the given medium. Constant for the given medium. और डिफरेंट मीडियम। कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम बट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो यही बात है परमिटिविटी की। परमिटिविटी इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडियम बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो जैसे बेटा यदि कहीं पर मैं कहता हूं चार्जेस एयर में रखते हैं तो लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस वैक्यूम में रखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस वाटर में है तो एप्सिलॉन डब्ल्यू। कोई पूछे एप्सिलॉन डब्ल्यू क्या है, कह देना परमिटिविटी ऑफ वाटर। कितनी होती है ना पता, सारे नहीं रटे घूमना, हमें ना पता कितनी होगी। दे देंगे न्यूमेरिकल का एग्जांपल। मरकरी यदि हो तो लिख देना है एप्सिलॉन एक्स। चार्जेस ये बेटा किसी मीडियम में हमें ना बताओ कौन से मीडियम में है तो एप्सिलॉन एम, एम का मतलब मीडियम, एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस। आपको एप्सिलॉन नॉट याद रखना है। अच्छा, 4 तो 4 है, कितनी बड़ी बात होता है 4 तो, और 5 3.14. 3.14, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 -12 है। जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 9 into 10 की पावर 9। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की सीधे वैल्यू रख देना, बजाय एप्सिलॉन नॉट अलग रखो, पाई अलग रखो, कैलकुलेशन लेंथ हो जाएगी। सीधे जहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू 9 into 10⁹ रख देना। समझ में आ गया? अब की बात Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं अभी यूनिट पर इससे जोड़ नहीं दे रहा, पहले मैं न्यूमेरिकल में
याद करा रहा हूँ, जब न्यूमेरिकल आएंगे तो यूनिट्स सब बताऊंगा। अभी मेरा टारगेट है कि आपके दिमाग में डिजिट घुस जाए। चल मैं सामने आ गया, तोशिका बैठी है क्या बेटा? तोशिका बालों के तो माइक नहीं चलते। चलो तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा जरा बताना मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 into 10 to the power minus 12. 8.85 into 10. 8.85 into 10 to the power minus 12. 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 into 10 to the 10 to the power 9. Newton meter square. ये तो ऐसा लग रहा है हवा से घूमता सारे वक्त पे घूम के हवा करते हैं, हवा से घूमता। तो ये कल दिखाऊंगा। बेटा बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वजह से एप्सिलॉन नॉट रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा बेटा तो कूलम्स लॉ का बेसिक तो क्लियर हो गया। यहां के बाद आता है दूसरे नंबर पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले बताओ चार्जेस को, उन्हीं चार्जेस को अलग अलग मीडियम में रखें तो फोर्स सेम होता है या डिफरेंट होता है? Different. क्या अलग है मीडियम में? Permittivity. जिनकी परमिटिविटी लो है वहां फोर्सेस ज्यादा होती है। High. परमिटिविटी हाई है, Force is low. Forces low है। या फिर एयर, दोनों को क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। यदि आपको दो चार्ज दिए जाए आर डिस्टेंस पर, दो चार्जेस आर डिस्टेंस पर दिए जाए, तुमसे कहेंगे एयर में रखने पर फोर्स क्या होगा और मीडियम में रखने पर फोर्स क्या होगा। देख एयर और वैक्यूम मेरे लिए एक है। इस चैप्टर में एयर और वैक्यूम दोनों को फ्री स्पेस कहा गया है। मैं चाहे एयर कहूं, मैं चाहे वैक्यूम कहूं, बात एक है, दोनों का मतलब है फ्री स्पेस। तो फ्री जब चार्जेस को एयर में रखा जाता है तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब चार्जेस को किसी मीडियम में रखा जाता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन M। भाई अभी मुझे मीडियम का नाम नहीं पता है, मान लो मैं कह देता वाटर है तो एप्सिलॉन W Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब चार्जेस एयर में होंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब चार्जेस मीडियम में होंगे। अब मेरे बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस रेशियो को एक हमने नाम दिया है, वो कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A। क्या कहलाता है बेटा ये? Dielectric constant. कुछ बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A कहा गया है, कुछ बुक्स में रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R कहा गया है। फिर नाम अनेक टू एक ही है, चाहे K कहो या एप्सिलॉन R कहो, दोनों का मतलब एक है। क्या मतलब है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ गया? अब मेरे पास हम अपनी आदत में K रखेंगे, एप्सिलॉन R तो बता दिया, स्कूल वाले कहे एप्सिलॉन R लिख दो, लिख देना, क्या परेशानी पड़ रही है? जो कहे वो लिख दो। मैं K लिखने की आदत है, मेरे बच्चे भी K, और बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं काटेगा, दोनों सही है। ये जो प्रदीप फंडामेंटल है ये ज्यादातर K कह रही है, एनसीईआरटी आधी जगह पे K कहते हैं। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। आइए बेटा मयूर, चल आगे से तो नहीं भूलोगे ना बेटा, बस। तो मेरे बेटा एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? K।
के का फुल फॉर्म बताओ बेटा, मोबाइल वाले बताओ। Dielectric constant. Dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, दूसरा नाम बताओ आप लोग क्लास में बैठे वाले, आप लोग बोलना मोबाइल वाले भूल गए। रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी, मिटी परमिटिविटी, बेटा। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब बता रहा हूँ। अभी तो मैंने ये बताया कि रेशियो ऑफ permittivity of medium with the permittivity of free space is called dielectric constant. लेकिन अब मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा। फोर्स इन एयर का ये फॉर्मूला है, पीएफ का ये फॉर्मूला है। जरा मैं सामने आप लोग बता रहा हूं बेटा, फोर्स इन एयर का फॉर्मूला जल्दी से बोल दो। और फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला दोनों को डिवाइड करो। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, दिस अपॉन दिस। तो राइट साइड में डिवाइड होगी, मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं। Q1 Q2 कट गया, R स्क्वायर कट गया, 4 राइट कट गई, रह गया एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई और बेटा परेशान मत होना, मैं क्यों दूंगा एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो होता है कि तो यानी फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के। कई बच्चे कहते हैं ये साधारण फॉर्मूला ही तो है, लेकिन के का मतलब छुपा हुआ है, के का मतलब छुपा हुआ है। यदि मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वैसे ही बोल रहा हूं, सही फिजिक्स नहीं बोल रहा, समझाने के लिए। मैंने कहा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 10 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फोर्स इन वाटर इज फोर्स इन एयर अपॉन 10। पहले सुन लो, एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो चार्जेस को उस मीडियम में रख दो तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इन एयर अपॉन के, यदि 5 है 5. मेरा भी था आई थी इस पे डिस्प्ले। हाँ बेटा, देख जब तक मैं पूछ रहा हूँ ना 2-3 मिनट तक बिना सोचे बोलते रहो। बताओ, यदि के इस मीडियम का के 10 है, तो फोर्स चार्जेस को इस मीडियम में रख दूं तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इन एयर अपॉन 10. मीडियम का के 5 है, इस मीडियम का के 5 है, तो फोर्स इन एयर अपॉन 5. मैंने कहा किसी मीडियम का के है, तो वहां चार्जेस को रखने पर फोर्स FA upon 80. FA upon 80. FA. आपने बोला, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। अब आए, मैं ये कहता हूं मेरे पास एक बकेट है जिसमें लिक्विड है, मैंने कहा लिक्विड का के 100 है, इसका मतलब है कि दो चार्ज एयर में से उठा के लिक्विड में डुबा दो तो फोर्स 100 टाइम्स लेस हो जाएगा। एयर में रखने पर फोर्स था FA, तो मीडियम में रखने पर फोर्स हो जाएगा FA बाई 100। फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन के, और के कितना है? 100। तो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स इन एयर अपॉन 100। समझो, भागना नहीं है, रेस नहीं लगानी। अब बताओ, कम कम ही होगा, दुनिया में सबसे कम परमिटिविटी है वैक्यूम की या एयर की, तो सबसे ज्यादा फोर्स वही होगा, बाकी सब मीडियम में फोर्स कम ही होगा। मैंने दो चार्जेस को एयर से उठा के लिक्विड में डुबा दिया, फोर्स आधा रह गया, यानी फोर्स इन एयर अपॉन 2 रह गया, तो के की वैल्यू 2, फोर्स इन एयर अपॉन के, और के है 2, तो फोर्स इन एयर अपॉन 2 आधा रह गया। रटना थोड़ी है, समझना है। अब बोलोगे मुझे, यदि किसी मीडियम का के 50 है, चार्जेस को एयर से उठा के
मीडियम में ले जाओ तो FA फोर्स कितना हो जाएगा? FA by 50. FA by 50. FA by 50 यानी 1 by 50 टाइम्स। नहीं समझ में आया? आ गया सर। Sir, आ गया? आगे. आवाज साफ आ रही है बेटा? Yes, Yes sir. sir. है बेटा? Yes, sir. मैं 2 दिन से बड़ा परेशान हूँ, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा के जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में साउंड तो है गड़बड़ कर रही है, उसका सॉल्यूशन निकाल रहा था, मैं निकल नहीं रहा, करता हूँ कुछ ना कुछ। फिलहाल आगे बढ़ने का समय आ गया। के का मतलब पता चल गया। अब यदि कहीं पे लिखा होगा बुक में अ मीडियम ऑफ के इज इक्वल टू 10 तो आप समझ जाओगे ये क्या कह रहे हैं। के इज इक्वल टू 10 का मतलब चार्जेस को फोर्स रिड्यूस बाय अ फैक्टर 10। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अभी आपने क्या क्या सीखा? कूलम्स लॉ। फोर्स एयर में कितना होता है, फोर्स मीडियम में कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग क्या है। यहां के बाद अगली टर्म आती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पर जाने से पहले मैं 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा कूलम्स लॉ से रिलेटेड। और कल या परसों से मैं साइड बाय साइड जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके 2-2, 4-4 न्यूमेरिकल भेजने शुरू कर दूंगा। अभी 2 दिन और रुक जाओ, अभी सेकंड गियर ही सही है, एकदम तीसरा गियर अभी मार रहे। 2-2, 4-4 घर पे भेज दिए, रात में जब मौका लगा पढ़ दिया और दिक्कत आई फोन घुमा दिया, सर जी ये बताओ दोबारा से, या व्हाट्सएप पे डाल दिया सर दोबारा बताइए। तो मेरे बेटा Sir. पहले मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहला सबसे ही, दूसरा उससे डिफिकल्ट, तीसरा उससे डिफिकल्ट। वही पहले दिन वाली बात याद होगी, बछिया को बड़ा करके बड़ा बनाना है महल। तो पहला बिल्कुल इजी, मेरे एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया कि मेरे बनाए हुए बात तो बोर्ड में आया होगा, मैं करवाऊंगा। मेरे एग्जाम्पल में कहा गया 2 चार्जेस 2 कूलम एंड 3 कूलम। अरे लिखो मत, पता है कितने न्यूमेरिकल कराऊंगा पक भी जाओगे। ये नोट करने के लिए नहीं, समझाने के लिए बस, बाद में कर लेना नोट, मिटाऊंगा नहीं। 2 चार्जेस 2 कूलम एंड 3 कूलम आर 2 मीटर अपार्ट। Find the force between them if, पहला पार्ट, चार्जेस आर इन एयर और वैक्यूम। दूसरा, चार्जेस आर इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। सिंपल है। पहला, जब आप एयर में निकालोगे तो 1/4 सारे r स्क्वायर 1/4 टाइम्स की वैल्यू रख दीजिए 9 q1 2 कूलम q2 3 कूलम r स्क्वायर 4। आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट, सॉल्व कर लेना, न्यूटन में फोर्स आ जाएगा। अब उन्होंने कहा what will be the force between them if these are placed in a medium having dielectric constant then। तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इन एयर अपॉन के। अब फोर्स इन एयर दोबारा मत निकालना, वो तो पहले पार्ट में आ चुका। उसे जो पहले पार्ट का आंसर आएगा उसे 10 से डिवाइड कर देना। सबसे इजी आया तो क्या है, इससे इजी कूलम लॉ पे हो नहीं सकता। थोड़ा डिफिकल्ट आया, एग्जांपल नंबर 2, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर। मुझसे कहा गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जिस पर चार्जेस रखे गए हैं 2 कूलम 3 कूलम 2 कूलम, साइड मीटर 4 मीटर 5 मीटर 90 डिग्री। मुझसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय 3 कूलम चार्ज। ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, सब एक दूसरे पे लगाएंगे, लेकिन मुझे सबका फोर्स नहीं निकालना है, मुझे पता लगाना है कि कूलम पर क्या फोर्स लगा। तो 3 कूलम को इस 2 कूलम ने रिपेल किया होगा, केबी पॉजिटिव, इसे कह देता हूं F1, और इस 3 को इस ने भी रिपेल किया होगा, इसे कह देता हूं F2। पहले हम F1 और F2 निकालेंगे, मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, गौर से सुनना। पहले हम F1 और F2 निकालेंगे। बताओ F1 इन दोनों का फोर्स। फिर मुझे कहते हैं क्या ये सर आपस में नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, लेकिन हमें निकालना है ना। एक क्लास में मार पिटाई हो गई, जो जिसको देख रहा है रैपट मार रहा है। मैंने कहा कि इस बच्चे के कितने थप्पड़ पड़े, तो तुम्हारा सारा फोकस बस उसी बच्चे पे हो जाएगा, चाहे वो उससे मार रहा है, वो उसे मार रहा है, तुम देखोगे नहीं। मैंने कहा कूलम पर कितना फोर्स लगा, तो मुझे मालूम है ये इसे भी रिपेल करेगा, लेकिन मुझे देखना नहीं। इस 3 कूलम को 2 कूलम रिपेल करेगा, 3 कूलम को ये कूलम भी रिपेल करेगा। पहला काम है ये दोनों फोर्स निकालना। F1 यानी इन दोनों के बीच का फोर्स, बोलूंगा लिखूंगा नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों का फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 की पावर 9। जब मीडियम ना बताया जाए तो एरिया वेक्टर नहीं मारना, ये अंडरस्टूड है। तो बताओ इन दोनों का फोर्स, बोलो 9 × 10 की पावर 9 इनटू 4 square। Upon 4 square. इन दोनों का फोर्स अपने आप बोलो 9 into 10 9 to the into 10 raised to the power 9 into 3 into 3 upon upon 3 का whole square। अपॉन 3 स्क्वायर। F2 क्या आ जाएगा? अच्छा, जब F1 भी आ गया, F2 भी आ गया, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स, पिछले साल वेक्टर एडिशन सीखा था, रिजल्टेंट फोर्स। तो बेटा बताओ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 का whole square F2 का whole square plus 2F1 F2 cos theta। सर 11th में मैंने सिर्फ वेक्टर वाला चैप्टर छोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं उसका चेहरा देखा, कह रहा पास तो हो गया। मैंने कहा बेटा एक बात बता, 5th क्लास में तेरी मल्टीप्लिकेशन छुड़वा देते, कह देते चल मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं आ रही, अब तू पास हो जाता, लेकिन आगे की चलती क्या? ये जो वेक्टर है आई कैप जे कैप है, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, ये जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप पे साइंस स्ट्रीम रहेगी। ये चैप्टर ना होके टूल्स है। अब देखिए यही आ गया, तो फॉर्मूला लगेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। Cos 0 हो जाएगा वो। तो 0 हो जाएगा। अब मैं आगे का काम बताऊं, मैं क्या कर लोगे? F2 नोन, F निकल जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन भी बतानी चाहिए, पिछले साल मैं इतना सिखा रहा था कि यदि डायरेक्शन बता सकते हैं तो डायरेक्शन बतानी चाहिए। डायरेक्शन कैसे बताते हैं? जो पुराने बच्चे हैं बोलो एंगल से। एंगल कहीं से भी मेजर कर दो। मैं कहूं पेन की डायरेक्शन बताओ, कोई बच्चा कहे 30 डिग्री, मुझे क्या पता 30 कहां से बता रहा है, लेकिन कोई बच्चा कहे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री अबव, सही हो गया। दूसरा बच्चा कहे वर्टिकल से 60 डिग्री बिलो, वो भी सही है। यदि हॉरिजॉन्टल से 30 अबव है डायरेक्शन है, तो वर्टिकल से 60 बिलो भी डायरेक्शन है। गलत कौन है, 30 या 60? कोई भी नहीं। गलत वो है जो ये ना बताए कि हमने मेजर कहां से किया। मान लो मैं कहूं कि इस पेन की डायरेक्शन बताओ, बच्चा लिख के आ जाए 30 डिग्री, काट दूंगा, या लिख के आ जाए 60 डिग्री, काट दूंगा। रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इस एंगल को निकाल लेता हूं, ठीक है।
ये है F1, ये है F2, F2 तो है नहीं F2 के सामने, तो tan थीटा इक्वल हो गया F2 अपॉन F1, फिर से tan थीटा इज इक्वल टू, फिर से स्क्वायर किया tan थीटा इक्वल टू F2 मालूम है F1 मालूम है, दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। और नहीं तो tan इनवर्स में छोड़ा ना, उसको कोई नंबर नहीं करते, 12 में नहीं करते। tan इनवर्स 1/5 बिल्कुल पूरे, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 2/3 पूरे मार्क्स, बोर्ड एग्जाम वाले नहीं काटते इसमें, समझ गए? tan इनवर्स में छोड़ देना। तो ये डायरेक्शन भी आ गई, लेकिन थीटा निकालने के बाद ये जरूर लिख देना कि कहां से एंगल मेजर किया है। तो उसके लिए नॉमिनेशन कर देता हूं ए बी सी। तो आप लिख देना थीटा इज मेजर्ड विद लाइन ए बी। कुछ तो रेफरेंस दोगे, और ज्यादा नहीं तो नीचे लिख देना। ऐसे कुछ बच्चे ये भी करते हैं वेयर थीटा इज शोन इन द फिगर। अब कोई अंधा हो तो बात अलग है, देख ले ऊपर फिगर में बता रहा है थीटा इज शोन इन फिगर। तो मेरे बेटा ये हुआ, इससे एक स्टेप ऊपर का। बोलो बेटा, थीटा निकाला, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ये एंगल थीटा निकालना था, तो tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर बेस F2 upon F1। तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया, F2 upon F1, F2 और F1 पहले ही हम कर चुके हैं, राइट। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा देख, इसमें कोई दोस्त यारी नहीं है, यदि समझ में ना आए तो आगे मत पढ़ने देना। जो हेजिटेट करते हैं ना बेटा, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। अब मुझे सपने तो आ नहीं रहे कि भाई आपको आया नहीं आया, मैं तो पूछ ही सकता हूँ 4 बार कि भाई आया नहीं आया, आया नहीं आया। अभी तक मानू जी समझ में आ गया, अप्लाई करना सीख है। Yes, sir. आप लोगों को भी आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो, तो मेरे बेटा, लेकिन एक बात मुझे पक्की पता है बेटा, मई जून आने दे, जब भयंकर गर्मी पड़ेगी, ये मोबाइल मुझे पिटवाएगा। खाली क्लास में पढ़ा के जाऊंगा, सारे घर पे बैठे होंगे एसी चला चला। भले ही मैं अभी एसी चला दूं, मैंने तो अभी चला रखा है अपना, मैं चला दूं, लेकिन रास्ते में जो तप जाते हैं ना, बिल्कुल भूख जाता है, रोस्टेड। तो आधे दिखने के है नहीं, कई तो अभी भी मजे ले रहे हैं, मुझे पता है। मैं अटेंडेंस देख ली थी, वो सोचे बोलेंगे नहीं तो सबको पता नहीं चलेगा, ये नहीं पता एक्सेप्ट तो मैंने किया, एक्सेप्ट तो मैंने किया। अच्छा जी, अब आगे मेरे बेटा अगला है, बोर्ड में 5 नंबर में आया हुआ न्यूमेरिकल, और मैं कहता हूं वो 5 मार्क्स ठीक है। जरा सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, यदि आपको कैलकुलेशन आती है तो 5 नंबर फ्री के, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 11 के कंसेप्ट लगते हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं बेटा एक कॉमन पॉइंट से 2 थ्रेड लटकाए गए, सिल्क थ्रेड 1 मीटर लॉन्ग ईच। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नहीं सुनोगे तो आंसर क्या समझोगे। 2 सिल्क थ्रेड कॉमन पॉइंट से लटकाए गए, दोनों की लंबाई है 1 मीटर। इनके नीचे स्मॉल बॉल्स लटका दी, हर बॉल का मास है 2 ग्राम। इन्हें कितना इक्वल चार्ज दिया जाए, what equal charge must be given to each so that the separation between them becomes 0.4 मीटर। वैसे 2 थ्रेड हैं, जब आप दोनों बॉल को बराबर चार्ज दोगे तो रिपेल होंगे, ज्यादा चार्ज दोगे ज्यादा रिपेल होंगे, और ज्यादा चार्ज दोगे और ज्यादा रिपेल होंगे। कितना चार्ज दे कि इनकी सेपरेशन 0.4 मीटर रहे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। क्वेश्चन समझ में आ गया? आप ये देखो यहाँ फोर्सेस कौन कौन से हैं।
नीचे की तरफ लग रहा है mg, डोरियो में है टेंशन 11 का याद होगा, और दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये चार्जेस का रिपल्जन है, क्या है ये? चार्जेस का रिपल्जन, और ये क्या है बेटा? वेट, और डोरियो में टेंशन। अब यहां से आगे ध्यान रहे क्यू निकालना है। ये एंगल मान लो थीटा, टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर एक इधर, एक ये और एक ये। अब भाई ये तो मैं मान के चलूंगा 11 में 3 5 हो गए तो कंपोनेंट आते होंगे। बोल बेटा ये कंपोनेंट T sin T theta. sin theta. theta, और ये कंपोनेंट। T T cos cos theta. theta. अच्छा बाई चांस किसी को कंपोनेंट वगैरह ना आते हो तो एक बार परेशान जरूरत नहीं, मुझे फोन कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा पिछले साल की टेंशन की वीडियो की। ये तो बेनिफिट है, ऐसा नहीं करूंगा कि नहीं भाई 11 का नहीं पता, वीडियो भेजनी है मुझे, कितनी देर लगनी है, एक लिंक भेजना है, पढ़ लो। अच्छा अब मुझे बताइए, जरा ध्यान से देखना, बस लास्ट के 2 मिनट और। इस बॉल पर ऊपर कौन सा फोर्स है, जल्दी बोल। नीचे T cos theta. लेफ्ट में ये पृथ्वी है, तो आमने सामने के फोर्स बराबर, यानी Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू T cos थीटा और mg इज इक्वल टू T sin थीटा। यदि ये फोर्स बड़ा होता, ये छोटा होता, तो बॉल दूर भाग जाती और सेपरेशन पॉइंट फोर्स से बढ़ जाती। यदि mg बड़ा होता तो बॉल नीचे आ जाती, सेपरेशन कम हो जाती। ना सेपरेशन बढ़ रही है ना सेपरेशन घट रही है, लास्ट में समझ आ रहा है बेटा? क्या सेपरेशन राइज हो रही है, रिड्यूस हो रही है? देख आप कल और आज में अंतर देख रहे होंगे, सेकंड ईयर लग चुका है, हल्का सा लेवल अप हो गया, अभी पूरा लेवल नहीं आया। पूरा लेवल आने के बाद तो तुम्हें ना यहीं पे बिठा के जेई और नीट के पेपर तुम्ही से ही करवा दिए तो बात आने दो। तो ये आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू 1 tan थीटा, cos थीटा लिख दो, 1 tan थीटा लिख दो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखते हैं इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या मालूम है और क्या क्या नहीं मालूम। ध्यान से देखना, अटकना जाना, मन लगाना। बेटा बेटा सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, आर होती है चार्जेस की सेपरेशन, चार्जेस की सेपरेशन है 0.2 मीटर, पूरी सेपरेशन 0.4 मीटर, तो आर हो गया 0.2, q1 भी q, q2 भी q। मैंने कहा था इक्वल चार्ज, जिसने ध्यान से सुना होगा उससे याद होगा। मैंने क्या कहा था, चार्जेस आर गिवन या इक्वल चार्जेस आर गिवन? इक्वल चार्जेस आर गिवन। मास 2 ग्राम 0.002 kg, मास जी की वैल्यू 9.8, क्या हिंदुस्तानी वैल्यू 10, 10 थीटा, 10 थीटा, ये 10 थीटा निकालना है। कोई बताएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कितना है, बाहर बना लेता हूं, बेस कितना है 0.4 या उसका आधा? 0.2, ये कितना है 1, ये है थीटा। 7 टेन का न्यूमेरिकल है, ज्योमेट्री आई होगी, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। Yes, sir. yes, sir. और जब परपेंडिकुलर मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। Yes, sir.
tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा नोन, मास नोन। ये वीडियो दोबारा देख लेना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसी वीडियो दो बार देख लो, भगा भगा के देख लो। यही तो फायदा है रिकॉर्डिंग का। क्या पहले नहीं तो नॉर्मली क्लास में क्या होता है, घर जाते जाते मान लो दिमाग से निकल गया, अभी आगे से घर जाके निकल गया। मेरे पास से वीडियो लेना है, स्किप कर दो, शुरू का स्किप कर दो, ये तो पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, लास्ट का 2 मिनट का कोई न्यूमेरिकल देख लो और उसे रजिस्टर में भी लिख लो। क्लास में टाइम वेस्ट क्यों करो? मान लो मैं एक क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं बच्चों से कहूं नोट कर लो, 10 मिनट बेकार। फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊं, फिर मैं कहूं नोट कर लो, 10 मिनट फिर बेकार। तब तक 2 न्यूमेरिकल करके बात है। घर जाओ, वीडियो निकालो, नोट कर लो जो करना है, जहां से फोटो खींच के ले जाओ। टेक्नोलॉजी का फायदा। बस जरा बताओ इसमें क्या क्या लोग हैं? आपकी बात नोन या नोन, नोन, आप भी बोलते रहो, मास नोन, नोन, थीटा नोन। जब एक ही वेरिएबल है और कोई वेरिएबल नहीं है तो निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? तो इससे क्यों निकाल लेते। और चार्ज की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, बस चार्ज आ गया। ये उन्होंने पूछा था, टिपिकल लगा। कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान। 5 नंबर में कम से कम 3 बार आया हुआ है सेम डिजिट बदल के। मैं ये नहीं कह रहा सेम डिजिट तो मैं अपने आप बना देता हूँ, कंसेप्ट सेम। तो ठीक है, आज क्या क्या सीखते जा रहे हो? फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम, नाम तो याद होने चाहिए कम से कम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चल एक बार बता दे और काम खत्म। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी। Relative permittivity. दूसरा पूछना चाहिए था, मैंने तीसरा पूछ लिया, तीसरा कोई नहीं है। चल ठीक है, ये थी पढ़ाई आज तक। इंतजार कीजिए कल तक। जिसको ये रिवाइज करनी हो लिंक मेरे से मांग लेना। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में तो देखो उन्हीं को ऐड कराया, जिनकी फीस आ गई। जिनका नहीं हुआ वो मेरे से फिर भी मांग लेना, व्हाट्सएप से मैं दे दूंगा। अभी के लिए Thank you, sir. ओके बेटा, बाय। सर Thank you, sir.